जो हमने स्टर्लिंग फार्मूला पढ़ा उसकी हेल्प से हम परसेंटेज एरर को कैलकुलेट करते हैं। तो स्टर्लिंग फार्मूला हमारे पास क्या है, ln ऑफ n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n ln माइनस n। तो बोलता है कि n की वैल्यू 5 लेके हमने ये प्रूव करना है कि जो लेफ़्ट साइड है वो राइट साइड के बराबर हमारे पास होती है। तो अगर हमारे पास जैसे इनमें दोनों में डिफरेंस होता है लेफ़्ट और राइट में, तो उस डिफरेंस की वजह से कितनी एरर हमारे पास होती है तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो जैसे n की वैल्यू हम 5 लेंगे तो n फैक्टोरियल हमारे पास बनेगा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, जो कि 120 हमारे पास बनेगा। और लेफ़्ट हैंड साइड अगर हम निकालते हैं तो लेफ़्ट हैंड साइड होगी ln ऑफ n फैक्टोरियल, मतलब ln ऑफ 120। और ln ऑफ 120 का मतलब है कि हमने जो बेस 10 वाला लॉग अगर लेना है तो हमें 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो तब हमारे पास log 10 बेस हम ले सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हमारे पास जो log ऑफ ln ऑफ x होता है वो हमारे पास 2.303 टाइम log ऑफ x हमारे पास होता है। तो इसलिए 2.303 से मैंने मल्टीप्लाई किया और साथ में यहाँ पे बेस 10 वाला लॉग लिया और आगे 120। तो इसको हम फिर जो है कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो 120 का लॉग हमारे पास होता है वो आएगा 2.072, और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास 4.7। तो ln ऑफ n फैक्टोरियल हमारे पास आया 4.78, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 4.8 उसको हम बोल सकते हैं। अब जो राइट साइड है उसको हमने कैलकुलेट करना है, तो n की वैल्यू हम 5 पुट करेंगे तो 5 ln ऑफ 5 माइनस 5। दोबारा से हम ln ऑफ 5 को कन्वर्ट करेंगे बेस 10 वाले लॉग में, तो ये हमारे पास कितना होगा 2.303 log ऑफ 10 5। तो यहाँ पे जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 5 का लॉग निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 8.047 माइनस 5, जो कि हमारे पास होगा 3.0476। तो यहाँ हमने देखा कि 4.7876 आया था, लेकिन जो राइट साइड हमारे पास आई वो 3.0476 आई। तो इसलिए दोनों सेम नहीं आ रहे हैं। दोनों यहाँ पे हमारे पास सेम नहीं आ रहे हैं, लेफ़्ट साइड राइट साइड के बराबर नहीं है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जब हम n की वैल्यू कम लेते हैं तो स्टर्लिंग फार्मूला हमारे पास जो है हमें अच्छे रिजल्ट नहीं देता, लेकिन जब हम n की वैल्यू ज़्यादा लेते हैं तो उस केस में स्टर्लिंग फार्मूला जो है बेटर रिजल्ट हमें देता है। तो n हमने 5 लिया, n हमारे पास कम है, इसलिए लेफ़्ट साइड और राइट साइड में हमारे पास डिफरेंस आ रहा है। एक 4.7876 आ रहा है और दूसरा 3.0476। तो एरर यहाँ पे कितनी आएगी, तो जो आपने लेफ़्ट साइड से वैल्यू निकाली माइनस जो राइट साइड से वैल्यू निकाली वो हमारे पास दोनों वैल्यू में डिफरेंस आएगा, तो वो डिफरेंस आ गया 1.74। तो परसेंटेज एरर हम कैसे निकालते हैं, वो हमें पता है कि थ्योरेटिकल वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल वैल्यू। तो 4.7876 माइनस 3.0 डिवाइडेड बाय 4.7876, तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 36.34% एरर इस केस में हमें देखने को मिल रही है। तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि अगर हम n की वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये परसेंटेज एरर हमारे पास और कम हो जाएगी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं स्टैटिक एंड डायनेमिक सिस्टम की। तो स्टैटिक सिस्टम हमारे पास वो सिस्टम होता है जिसमें हमारे पास जो सिस्टम के पार्टिकल्स हैं वो एक तरह से हमारे पास रेस्ट में रहते हैं, स्टैटिक। तो हम क्या बोलते हैं कि पार्टिकल जो है किसी पर्टिकुलर माइक्रो स्टेट में हमारे पास रहते हैं और रेस्ट में होते हैं, तो इस तरह के सिस्टम को हम स्टैटिक सिस्टम बोलते हैं। Thus the particle of the system neither change their relative position in the compartment nor do not move from one compartment to another। तो जो पार्टिकल होते हैं
वो अपनी माइक्रो स्टेट चेंज नहीं करते हैं। वो अपनी जो उनकी पोजीशन है वो उसी पोजीशन में रहते हैं, ना ही वो एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में मूव करते हैं। तो इस तरह का जो हमारे पास सिस्टम होता है, जिसको हम माइक्रो स्टेट कंपार्टमेंट की फॉर्म में बताते हैं, हमें बोलते हैं कि ना तो उसके पार्टिकल अपनी जगह चेंज करते हैं, ना ही एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में हमारे पास जाते हैं। तो ऐसा हमारे पास जो स्टैटिक सिस्टम होता है। और जो स्टैटिक सिस्टम होता है दैट डू नॉट चेंज ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस, तो जो अंदर पार्टिकल की फोर्सेस होती है, इंटरनल फोर्सेस सिस्टम के अंदर होती है, तो उन फोर्सेस की वजह से जो हमारे पास स्टैटिक सिस्टम है वो चेंज नहीं करता। लेकिन अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उस केस में जो हमारे पास मैक्रो स्टेट है या सिस्टम की मैक्रो स्टेट है वो हमारे पास चेंज हो जाती है। जैसे मान लो पहले कंपार्टमेंट में हमारे पास 3 पार्टिकल हैं और दूसरे कंपार्टमेंट में 1 पार्टिकल है, तो हम बाहर से फोर्स लगा के 3 पार्टिकल में से 1 निकाल के दूसरे कंपार्टमेंट में डाल सकते हैं, तो दोनों कंपार्टमेंट में 2-2 पार्टिकल हमारे पास जो हो जाते हैं। तो इसलिए हमने क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स से जो मैक्रो स्टेट थी उसको चेंज किया। पहले मैक्रो स्टेट थी 3-1, पहले कंपार्टमेंट में 3 पार्टिकल थे और दूसरे में 1 था, लेकिन हमने एक बाहर से फोर्स लगा के या बाई हैंड 3 पार्टिकल में से 1 पार्टिकल उठा के दूसरे कंपार्टमेंट में डाल दिया, तो अब दोनों में 2-2 पार्टिकल हो गए। तो मतलब मैक्रो स्टेट 3-1 से चेंज हो गई, 2-2 मैक्रो स्टेट हमारे पास यहाँ पे बन जाएगी। बोलता है कि जैसे ही हम जो डिस्टरबेंस है या फोर्स है उसको हटा देते हैं, तो पार्टिकल या सिस्टम हमारे पास नई मैक्रो स्टेट में आ जाता है। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि पहले 3-1 मैक्रो स्टेट थी, हमने 1 पार्टिकल 3 पार्टिकल में से उठा के दूसरे कंपार्टमेंट में डाल दिया, तो अब 2-2 मैक्रो स्टेट हमारे पास होगी, तो नई मैक्रो स्टेट हमारे पास हो जाती है। ऐसा नहीं कि सिस्टम दोबारा से अपनी पिछली मैक्रो स्टेट में जाता है, तो न्यू मैक्रो स्टेट में सिस्टम आ जाता है अगर हम डिस्टरबेंस हटा देते हैं या जो एक्सटर्नल फोर्स हम लगा रहे हैं उसको हटा देते हैं। और हमने पहले ही पढ़ा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम इन ए पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट RNR, अगर हमारे पास कोई मैक्रो स्टेट है RNR, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है मैक्रो स्टेट की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी के, WRNR। तो हमने पहले पढ़ा था कि हमारे पास जो PRNR है, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रो स्टेट RNR है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी के, WRNR। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल देख सकते हैं कि स्टैटिक सिस्टम का, जैसे हमारे पास डाइस है या कॉइन है, तो जब हम इनको टॉस करते हैं तो टॉस करके जैसे ही वो नीचे हमारे पास गिरते हैं तो वो उसी तरह से हमारे पास रहते हैं। ऐसा नहीं कि वो नीचे की गिरने के बाद वो दोबारा से अपनी पुरानी स्टेट में चले जाते हैं। तो जैसे ही हम उनको टॉस करेंगे वो नीचे ज़मीन पे गिरेंगे, तो वो उसी पोजीशन में हमारे पास रहते हैं, मतलब स्टैटिक ही रहते हैं। लेकिन हमने क्या किया, हैंड से उनको टॉस किया, मतलब उनकी जो मैक्रो स्टेट थी उसको चेंज किया, लेकिन जो नई मैक्रो स्टेट बनेगी वो एज इट इज़ हमारे पास रहेगी। मतलब कॉइन टॉस होके नीचे ही गिरेगा, तो नीचे कुछ में हेड हमारे पास आता है, कुछ में हमारे पास जो टेल आता है, तो मैक्रो स्टेट हमारे पास वैसी ही एक तरह से चेंज हो जाती है और न्यू मैक्रो स्टेट हमारे पास वहाँ पे बनती है। और डाइस के साथ भी हमारे पास इसी तरह से होता है। जब हम डाइस को टॉस करते हैं तो डाइस नीचे गिरती है, तो उसके ऊपर हमारे पास एक से लेकर के 6 तक कोई भी नंबर उसमें अपीयर हो सकता है, तो वो उसके बाद वो चेंज नहीं होता है। जैसे नीचे वो गिरा हुआ है वो वैसा ही रहेगा अनटिल हम उसको वहाँ से पिकअप नहीं करेंगे अगर। फिर इसके बाद हमारे पास आता है डायनेमिक सिस्टम। तो डायनेमिक का मतलब होता है चेंजिंग, तो ऐसा सिस्टम जो कि हमारे पास चेंज होता रहता है। तो पता है कि अगर हमारे पास किसी सिस्टम के पार्टिकल मूव कर रहे हैं अगर, तो हम क्या बोलते हैं कि जो सिस्टम होता है वो
चेंज होता रहता है एक माइक्रोस्टेट से दूसरी माइक्रोस्टेट में। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास किसी गैस कंटेनर के अंदर हमारे पास जो है गैस मॉलिक्यूल्स हैं, तो मॉलिक्यूल्स हमारे मूव करते हैं, कभी वो एक कंपार्टमेंट में कभी दूसरे कंपार्टमेंट में। तो उस केस में हम क्या बोलते हैं कि माइक्रोस्टेट्स जो है चेंज करती रहती है। तो जिस सिस्टम की माइक्रोस्टेट्स या पार्टिकल्स चेंज करते रहते हैं तो उसको हम जो है डायनेमिक सिस्टम बोल देते हैं। बोलते हैं पार्टिकल्स ऑफ द डायनेमिक सिस्टम चेंज देयर रिलेटिव पोजीशन विद इन द कंपार्टमेंट। तो वो अपने कंपार्टमेंट के अंदर ही, जैसे पहले कंपार्टमेंट के अंदर मान लो 3 मॉलिक्यूल हैं, तो उस कंपार्टमेंट में ही ये जो मॉलिक्यूल हैं ये अपनी रिलेटिव पोजीशन को जो है चेंज करते रहते हैं, या वो एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट पे मूव करते हैं। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि दोनों ही पॉसिबिलिटी हमारे पास होती है कि डायनेमिक सिस्टम के केस में माइक्रोस्टेट भी चेंज होती है और मैक्रोस्टेट भी चेंज होती है जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है। मतलब एक कंपार्टमेंट से पार्टिकल दूसरे कंपार्टमेंट भी जा सकते हैं, तो इसलिए 3 एक माइक्रोस्टेट के बजाय 2 माइक्रोस्टेट बन जाएगी। और एक कंपार्टमेंट के अंदर भी पार्टिकल जो है अपनी रिलेटिव पोजीशन जो है चेंज करते रहते हैं। तो ये डायनेमिक सिस्टम की एक तरह से आइडेंटिफिकेशन है कि डायनेमिक सिस्टम में पार्टिकल की माइक्रोस्टेट भी चेंज होती है और पार्टिकल की मैक्रोस्टेट भी चेंज होती है। और डायनेमिक सिस्टम में जो पार्टिकल अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं बोलता है दैट अकर ड्यू टू द इंटरनल कॉजेस या इंटरनल फोर्सेस एंड दे कैन आल्सो चेंज ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस। तो वो एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से भी हमारे पास जो है वो पार्टिकल जो है अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं। और जो हमारे पास बहुत सारे सिस्टम हैं वो नेचर में हमें डायनेमिक देखने को मिलते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया कि हमारे पास एक गैस का सैंपल है, वो गैस हमने किसी कंटेनर के अंदर रखी हुई है, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडमली मूव करते रहते हैं। तो रैंडमली मूव करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि वो अपनी पोजीशन जो है लगातार चेंज करते हैं। अगर हम उस कंटेनर को कंपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में मूव करते रहते हैं, या हम बाहर से फोर्स लगा के भी उन मॉलिक्यूल्स को मूव करवा देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास सिस्टम जो है गैस का वो हमारे पास एक डायनेमिक सिस्टम है। तो इसको हम यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ये आपके पास यहाँ पे जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे पास जो है इस तरह से मूव होते हैं रैंडमली। कभी वो मॉलिक्यूल जो हैं एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, या जो कंटेनर की वॉल्स होती हैं उसके साथ वो कोलाइड करते हैं। तो ये रैंडम मोशन होती है। तो हम क्या बोलते हैं कि पार्टिकल चेंजेस देयर पोजीशन एंड पार्टिकल कैन आल्सो चेंज देयर कंपार्टमेंट। तो कंपार्टमेंट चेंज करने पे पार्टिकल की मैक्रोस्टेट चेंज हो जाती है, और एक कंपार्टमेंट के अंदर पार्टिकल जब अपनी पोजीशन चेंज करता है तो उसकी माइक्रोस्टेट चेंज हो जाती है। तो डायनेमिक सिस्टम के केस में माइक्रोस्टेट भी चेंज हो सकती है, मैक्रोस्टेट भी चेंज हो सकती है। बोलता है कि अगर हमारे पास कोई डायनेमिक सिस्टम है और किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हम उसकी जो मैक्रोस्टेट है उसको चेंज करते हैं, तो चेंज करने पे हम उसको एज इट इज छोड़ देते हैं। तो बोलता है कि हमारे पास जो सिस्टम थोड़ी देर बाद हमारे पास सिस्टम जब सेटल होने की कोशिश करता है, इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करता है, तो बोलता है कि सिस्टम हमारे पास उस मैक्रोस्टेट में रहना पसंद करता है जिसकी की मैक्सिमम थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी हमारे पास हो। बोलता है दैट इज़ इट टेंड टू स्टे नियर द मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट। तो सिस्टम हमारे पास जो है मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट, जिसको हम इक्विलिब्रियम स्टेट भी बोलते हैं, उसमें रहने के उसके जो ज़्यादा चांस होते हैं।
मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने किसी सिस्टम को डिस्टर्ब किया, तो डिस्टर्ब करने के बाद मतलब कुछ टाइम बाद वो अपनी जो मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट होती है उसको वो ज़्यादा प्रेफर करता है। तो जैसे मैंने आपको क्वाइन के एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया था कि हमारे पास जो 5 मैक्रो स्टेट है, उसकी जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, मतलब उसकी जो थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा हमारे पास होती है। तो उसको हम मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट बोलते हैं 5 को, क्वाइन के केस में। तो इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल का सिस्टम है, तो उस सिस्टम की हमारे पास एक ऐसी स्टेट हमारे पास होगी जिसके होने की प्रोबेबिलिटी जो सबसे ज़्यादा होती है। जिस तरह से क्वाइन में हमारे पास 10 क्वाइन में 5 में हेड 5 में टेल आ सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो उसी तरह से हर एक सिस्टम के केस में एक मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट होती है। तो पार्टिकल को डिस्टर्ब करने के बाद जो सिस्टम है वो उस मैक्रो स्टेट में आने की जो है ज़्यादा कोशिश करता है, मतलब कि मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट की प्रोबेबिलिटी जो है ज़्यादा हमारे पास होती है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास टाइम स्पेंड बाय ए डायनेमिक सिस्टम इन ए पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट, कि किसी एक मैक्रो स्टेट में डायनेमिक सिस्टम जो है कितना टाइम स्पेंड करता है। तो डायनेमिक सिस्टम में हमारे पास एक माइक्रो स्टेट से दूसरी माइक्रो स्टेट्स में चेंज होता रहता है, और जितनी भी हमारे पास माइक्रो स्टेट्स होती हैं उनकी इक्वली प्रियरी प्रोबेबिलिटी हमारे पास होती है, मतलब कि कोई भी इवेंट इक्वली हमारे पास जो अकर कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सभी की प्रोबेबिलिटी अगर हमारे पास सेम है, सभी माइक्रो स्टेट की प्रोबेबिलिटी हमारे पास अगर सेम है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो सिस्टम है वो सेम अमाउंट ऑफ टाइम किसी एक माइक्रो स्टेट में हमारे पास जो है स्पेंड करता है। किसी एक माइक्रो स्टेट में सेम अमाउंट ऑफ टाइम वो करेगा, क्योंकि सभी की प्रोबेबिलिटी बराबर है। ऐसा नहीं है कि एक स्टेट में वो ज़्यादा टाइम रहेगा, तो सारी माइक्रो स्टेट की प्रोबेबिलिटी इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि वो इक्वल टाइम सभी स्टेट्स के लिए लेगा। एक स्टेट के लिए रहने के लिए भी वो उतना ही टाइम लेगा, दूसरी स्टेट में रहने के लिए भी वो हमारे पास जो उतना ही टाइम लेगा। और डायनेमिक सिस्टम में जो पार्टिकल होते हैं वो वॉल के साथ भी कोलाइड करते हैं और एक दूसरे के साथ भी कोलाइड करते हैं। तो बोलता है कि हर एक कोलिजन के बाद हमारे पास जो माइक्रो स्टेट सिस्टम की चेंज हो जाती है। तो कोलिजन के बाद जो पार्टिकल है वो किसी दूसरे कंपार्टमेंट में चला जाएगा, अगर हम गैस कंटेनर को कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देते हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास जो माइक्रो स्टेट्स होती हैं, मतलब कि पार्टिकल की पोजीशन चेंज हमारे पास जो होती रहती है जब कोलिजन गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में हमारे पास होता है। और अगर हम किसी गैस सैंपल को लें तो जैसे हम डेली लाइफ में देखते हैं कि जो रेट ऑफ कोलिजन हमारे पास होता है गैस सैंपल के केस में वो काफ़ी फास्ट हमारे पास होता है, मतलब कि गैस मॉलिक्यूल हैं वो बहुत जल्दी एक दूसरे के साथ कोलिजन करते हैं, और जो कंटेनर की वाल है उसके साथ भी कोलिजन करते हैं। बोलता है कि मान लो कि हमारे पास कोई गैस सैंपल है, और जो गैस सैंपल है उसका जो हमारे पास एक तरह से उसमें जो हमारे पास कोलिजन होते हैं किसी गैस सैंपल में वो पर सेकंड हमारे पास होते हैं, और 1 सेंटीमीटर क्यूब का हम सैंपल ले लेते हैं। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब का हम अगर कंटेनर लें और उसमें गैस डालें तो हम क्या बोलेंगे कि उसमें जो कोलिजन होते हैं हमारे पास 1 सेकंड में 10⁻29 हो जाते हैं नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। तो किसी गैस के 1 सेंटीमीटर क्यूब सैंपल में अगर हम 1 सेकंड में कोलिजन देखते हैं तो वो 10⁻29 कोलिजन हमारे होते हैं। तो उसका हमने क्या हुआ कि 1 सेकंड में कोलिजन अगर होते हैं 10⁻29,
तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, एक कोलिजन में टाइम कितना लगेगा, 10⁻⁻29। अगर एक सेकंड में 10⁻29 कोलिजन होते हैं तो एक कोलिजन को टाइम लगेगा 10⁻29 सेकंड। तो एक सेकंड में हमारे पास एक कोलिजन को, अगर हम एक कोलिजन के लिए एवरेज टाइम देखें तो वो टाइम हमारे पास जो बहुत कम हमारे पास यहाँ पे होगा। तो बोलता है कि जो हमारे पास टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है तो उसकी एक प्रैक्टिकल वैल्यू होती है। तो जो हमारे पास सिस्टम होता है वो अपनी स्टेट को जो है बिलियंस ऑफ टाइम्स में चेंज कर लेता है, मतलब कि टाइम के बहुत छोटे से फ्रैक्शन में वो अपनी स्टेट को जो है चेंज कर लेता है जो हमारे पास सिस्टम है। तो टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास होता है एक टाइम हम छोटा सा टाइम स्पैन लेते हैं और उसमें हम ऑब्जर्व करते हैं, तो उस टाइम में हमारे पास जो सिस्टम है वो बिलियंस ऑफ टाइम जो है चेंज हो जाता है अगर हम एक छोटा सा टाइम स्पैन लें। तो बोलता है मान लो अगर हम टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन लेते हैं T0, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो T0 है ऑब्जर्वेशन टाइम है वो डिपेंड करता है टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स ऑफ द सिस्टम। तो जितनी ज़्यादा माइक्रोस्टेट सिस्टम की होगी, मतलब क्या हुआ कि जितने ज़्यादा किसी उस सिस्टम में पार्टिकल होंगे, जैसे गैस कंटेनर है, गैस कंटेनर के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतनी ही ज़्यादा उस सिस्टम की माइक्रोस्टेट्स होंगी। तो ऑब्जर्वेशन टाइम भी उन नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स पे हमारे पास भी डिपेंड करेगा। तो हम क्या बोलेंगे, जो T0 है इट इज़ द ऑब्जर्वेशन टाइम एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल नंबर ऑफ द माइक्रोस्टेट ऑफ द सिस्टम। तो जितनी ज़्यादा माइक्रोस्टेट्स होंगी तो उनको ऑब्जर्व करने के लिए टाइम भी हमारे पास जो उतना ही ज़्यादा लगेगा T0 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट ऑफ द सिस्टम। और हम क्या बोलेंगे, T0 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, और n है हमारे पास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे, T0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। लेकिन ये बोलते हैं कि मान लो हम लेते हैं T टाइम स्पेंड बाय द सिस्टम इन ए पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट, कि हमारे पास कोई मैक्रोस्टेट है और उस मैक्रोस्टेट में हमारे पास जो सिस्टम टाइम स्पेंड करता है वो टाइम हम T ले लेते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन द मैक्रोस्टेट। तो एक मैक्रोस्टेट की हम बात कर रहे हैं कि उस मैक्रोस्टेट में जो हमारे पास सिस्टम आपका रहता है वो T टाइम के लिए हमारे पास रहता है, T टाइम उस मैक्रोस्टेट में वो स्पेंड करता है। तो हम क्या बोलते हैं, T विल बी डायरेक्टली नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन द मैक्रोस्टेट। तो अब मैक्रोस्टेट में हमारे पास माइक्रोस्टेट भी होती हैं, तो तब हम बोल रहे हैं कि टाइम स्पेंड इन ए मैक्रोस्टेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ द माइक्रोस्टेट इन द मैक्रोस्टेट। तो अगर किसी मैक्रोस्टेट में ज़्यादा मैक्रोस्टेट हैं, इसका मतलब ज़्यादा टाइम वो उस स्टेट में रहेगा। अगर किसी मैक्रोस्टेट में हमारे पास कम माइक्रोस्टेट्स हैं तो उसमें वो सिस्टम हमारे पास जो कम रहेगा। लेकिन नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन द गिवन मैक्रोस्टेट, उसको हम थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन द मैक्रोस्टेट, उसको हम W से लिखते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि T विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W। तो वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है T डायरेक्टली W, और हम इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। तो अभी बोलते हैं कि हम एक और इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करें। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करें तो हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि T/T0 विल बी इक्वल टू W/n, और यहाँ से T हमारे पास निकल जाएगा W/n इंटू T0। लेकिन W/n अगर हम लिखें तो W होती है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी और n हमारे पास होता है टोटल नंबर ऑफ द माइक्रोस्टेट। लेकिन जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी अपॉन टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट होता है उसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ द मैक्रोस्टेट भी बोलते हैं। तो ये हमने आर्टिकल पहले किया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रोस्टेट हमारे पास क्या होती है, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट ऑफ द सिस्टम। तो इसलिए हम इसको P बोलते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि W/n इज इक्वल टू P, कैपिटल P, जो कि मैक्रोस्टेट की
प्रोबेबिलिटी हमारे पास होती है। तो इस इक्वेशन से हम क्या बोल सकते हैं कि टी विल बी इक्वल टू टी नॉट मल्टीप्लाई बाई पी, क्योंकि डब्ल्यू बाई एन जो है पी होता है। या हम बोल सकते हैं कि टी बाई टी नॉट इक्वल टू पी हमारे पास होता है। तो इसलिए हमारे पास बोलेंगे कि टाइम स्पेंट इन गिवन इन ए मैक्रो स्टेट डिवाइडेड बाय ऑब्जर्वेशन टाइम इज इक्वल टू पी, वो हमारे पास जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रो स्टेट के बराबर होता है। टी बाई टी नॉट हमारे पास जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रो स्टेट होगा। टी यहाँ पे टाइम स्पेंट इन ए मैक्रो स्टेट है और टी नॉट यहाँ पे हमारे पास ऑब्जर्वेशन टाइम है।